हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम आप सभी का ईडी एकेडमी पर। मैं हूं हम्माद और आज की इस क्लास में आप सभी को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम लोग का एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर जो है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 1 के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, एमसीक्यू और साथ ही साथ लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। एक ऐसा मात्र वीडियो होगा यूट्यूब पे आप लोग अब तक का नहीं बना होगा। एक ही वीडियो पे आपका चैप्टर 1 का पूरा टेंशन खत्म कर दूंगा। एक रिवीजन टाइप का वीडियो होगा और इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हो, मैं आपको गारंटी से कहता हूं एक भी क्वेश्चन किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इससे बाहर आप लोग को एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सब कोई रेडी है, बस आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क में कराई जाएगी और ये इस चैनल की पहली वीडियो है तो आप लोग तो सब्सक्राइब करना बनता है। अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, बस आप लोग जो है अंत तक बने रहिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। बस एक वीडियो आपको देखने के बाद आपको इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आप कल का जो बच्चा है वो भी समझ जाएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अंत तक बने रहिएगा, कॉपी पेन लेके बैठी जाइए। जो भी क्वेश्चन मैं नोट करने बोलूंगा आप लोग को नोट कर लेना, ठीक है। सब रेडी है। इससे पहले आपको कहना चाहूंगा, क्या कहना चाहूंगा कि जीवन में कभी भी सही समय नहीं आता। अगर आप लोग मतलब अपने आप को निश्चित कर लिए कि हमको आज इस चैप्टर को खत्म करना है तो इसमें इसका सही समय का इंतजार मत करना, ठीक है, क्योंकि जीवन में कभी भी सही समय नहीं आता। जब आप शुरुआत करते हैं वहीं से आपका जो समय शुरू होता है। आज अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने की शुरुआत किए हैं, यहीं से समय को शुरुआत करते हैं, यहीं से हम लोग सब कुछ जो है जानते हैं और रेगुलर आप लोग क्लास करना है। एक भी क्वेश्चन आप लोग किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग सब रेडी है, स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। देखो चैप्टर का नाम क्या नाम है, सबको पता है क्या नाम है चैप्टर का नाम? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है, सबको पता है। ये जो है एनसीईआरटी बेस पर हम लोग कवर करेंगे। जो एनसीईआरटी का चैप्टर है उसी बेस पे हम लोग जो है पूरे क्वेश्चन आंसर करेंगे और हर एक को जो है एकदम एक्सप्लेन के साथ आपको समझाएंगे एक एक पॉइंट को, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से पहले आपको थोड़ा सा कुछ बैक में लेके चलता हूं, कुछ इसके इंफॉर्मेशन बता देता हूं कहां से यह रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आया, ठीक है। आप लोग 7 क्लास या फिर 8 क्लास में पढ़े होंगे परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन बोले तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ठीक है। पहले सबसे पहले जान लेते हैं परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। परिवर्तन क्या होता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। एक क्या होता है रासायनिक होता है और एक क्या होता है आपका भौतिक होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डेफिनेटली आप सभी को पता होगा कि रासायनिक किसको कहते हैं और भौतिक किसको कहते हैं। अगर नहीं पता मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है, एक आसान से भाषा में बोले, उसमें कोई नया पदार्थ बनता है और वो पदार्थ एक बार बन गया तो दोबारा पुनः उस अवस्था में लाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। भौतिक में क्या कहता है कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ इसकी आकृति अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। अगर वो कुछ दूसरे रूप में जाता भी है तो हम उसको पुनः ला सकते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं भौतिक में लूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये लिख लिया मैं, इसको मैं मिटा दिया, फिर मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। इसी में अगर मैं लिख रहा हूँ और लिखते लिखते मैं आपको यहाँ पे जो है इसका एक कलर मिक्स करके इसको लिख दिया, अब ये जो कलर मिल गया अब इसको मैं इसी रूप में उठा नहीं सकता, यानी ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। आसान सी भाषा में समझाऊंगा आप लोग को, इजीली जो है सारे क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा, ठीक है। भौतिक, अगर इस पेन को मैं काट काट के टुकड़ा कर दूं, बताइए कौन सा परिवर्तन होगा? बहुत से बच्चों का जो दिमाग में आएगा ये तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, काटने के बाद दोबारा जोड़ कैसे सकते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसको पेन को काटेंगे तो किसी को बोलेंगे तो क्या बोलेगा, ये पेन का ही टुकड़ा है, इसका पहचान नहीं बना। रासायनिक परिवर्तन होने का तो उसका पहचान बनना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रासायनिक परिवर्तन में मैंने यहाँ से लिया एक चीनी लिया और मैंने चाय पत्ती लिया, ठीक है, और इसको मैं बना डाला, दूध के मदद से चाय बना डाला। अब क्या बताओ कि क्या चाय बना हुआ और एक जो चाय पत्ती रखा हुआ था, क्या दोनों का नाम सेम है?
बिल्कुल बोलेंगे नहीं है, क्योंकि चीनी, चाय पत्ती और आपका दूध जो भी वगैरह वगैरह डाले, इन सब मिलाने के बाद आपका एक चाय बना जिसका नाम अलग पड़ गया चाय। अब उस चाय से हम चाहेंगे निकालने के लिए तो क्या कुछ निकाल सकते हैं? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। ऐसे ही परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, एक पेपर को अगर मान लो एक पेपर है, इस पेपर को मैं काट कर 2 भाग कर दिया, क्या ये रासायनिक परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये पेपर का ही कटा भाग है, इसको भी पेपर का टुकड़ा ही कहेंगे, इसका कोई नाम नहीं आया। एक पानी को एक गिलास, एक जग पानी है, 2 गिलास में बांट दिए, क्या वो रासायनिक परिवर्तन होगा? नहीं, क्योंकि वो पानी ही है। तो इस तरह के उसकी अवस्थाओं में तो भले परिवर्तन हो, जग का रूप था, गिलास में गिलास का रूप ले लिया, उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ, लेकिन वो रासायनिक परिवर्तन में नहीं आएगा, उसकी भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन आया। ठीक है, अब एक चीज जैसे पानी को गर्म करेंगे, वाष्प में जाएगा, ठीक है, वाष्प जाएगा तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये पानी का ही वाष्प रूप है। तो पानी का वाष्प बनना, ठीक है, जल का बर्फ में बदलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, दूध का दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, कलर का मिक्स करना, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये सब चीज आप लोग को बेसिक सा जानकारी था जो आप लोग को बताना जरूरी था। ठीक है, अब इस रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन आप लोग को समझाने का मतलब क्या हुआ? देखो, भौतिक का तो यहाँ तक पूरा टेंशन खत्म हो गया, अब भौतिक आगे पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर के लिए हमको पहले रासायनिक परिवर्तन को जानना जरूरी था। दोनों में अंतर आ गया। रासायनिक परिवर्तन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कोई भी नया पदार्थ बनता है, सिंपल सी बात है, जब तक अगर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा तब तक रासायनिक परिवर्तन होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कम से कम 2 पदार्थ का मिलना जरूरी है। कितने पदार्थ का? 2 पदार्थ का पदार्थ आपस में मिलना जरूरी है, और अलग अलग गुण वाले होना चाहिए, एक गुण वाले नहीं। अगर बोलेंगे सर मैं हाइड्रोजन मिला दूं और दूसरा भी हाइड्रोजन मिला दूं और रासायनिक परिवर्तन करवा दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों पदार्थ अलग होना चाहिए। अगर बोलेंगे हम जल मिला दें H2O और प्लस में H2O कर दें, हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होगा। दोनों का गुण जो है अलग अलग होना चाहिए और अलग अलग पदार्थ होना चाहिए। और जब ये पदार्थ आपस में मिलता है, मिलने के बाद एक नया पदार्थ बनाता है। कौन पदार्थ बनाता है? नया पदार्थ बनाता है। ऐसे ही परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसी रासायनिक परिवर्तन में जो हमारा काम करता है उसको हम अभिक्रिया कहते हैं। काम समझते हैं आप लोग, क्रिया। तो रासायनिक परिवर्तन में जो काम करता है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा तब तक रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। तो सिंपल सी भाषा में समझ में आता है कि हमारा रासायनिक परिवर्तन होने के लिए रासायनिक अभिक्रिया का होना जरूरी है। ठीक है, तो लिखो इसको डेफिनेशन अगर आप लोग को लिखना है तो किस तरह हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में कि ऐसा परिवर्तन, क्या बोलेंगे हम? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, एक चीज और आप लोग को ध्यान रखना है, रासायनिक जो परिवर्तन होता है, जैसे बताया आप लोग को 2 अलग अलग पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दे दूं Na, ठीक है, अब प्लस का SO4 जिसको हम सल्फेट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा बनाएगा, क्या बनाएगा? तो बोलेंगे सर Na2SO4 बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे जो बनाया Na2SO4, अभी जो है रासायनिक अभिक्रिया में करने से पहले आपको बता दें, ये जो है इधर के भाग और इधर के भाग, इन दोनों का अलग अलग नाम है। इधर वाले भाग को हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। याद रखिएगा, इधर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और इधर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? तो बोलेंगे सर प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। इधर के अभिकारक, इधर के प्रतिफल। अब ये देखो काम आएगा, इसके लिए आप लोग नोट करके इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तीर दे करके आप लोग लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम, या फिर हिस्सा लेते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आप लोग ये लिख लीजिए, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण, ये पदार्थ जिनका निर्माण ये रासायनिक अभिक्रिया के कारण हुआ उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, ये 2 चीज आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोग का एक चीज आएगा रासायनिक समीकरण।
समीकरण। क्या आएगा? रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक समीकरण कहते हैं किसको है? देखो रासायनिक अभिक्रिया में मैंने एक भाग दिया था, किसको दिया था? मतलब भाग लेने वाला पदार्थ एक लिया था सोडियम। क्या लिया था? सोडियम। दूसरा क्या लिया था हमने? सल्फेट। क्या लिया था? बोलेंगे सल्फेट। ठीक है, अब सोडियम प्लस सल्फेट को जोड़े, हमारा तीर का चिन्ह दे दिए इधर, तीर का चिन्ह नहीं आएगा, इधर लिख लेते हैं। जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनाया? सोडियम सल्फेट बनाया। बोलेंगे क्या बनाया? सोडियम सल्फेट। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान देने की बात यहाँ पे यह है कि जब सोडियम प्लस सल्फेट को जोड़े तो हमारा सोडियम सल्फेट बनाया। ये हमने किस में लिखा? हिंदी में लिखा। ये क्या दिखाया? रासायनिक अभिक्रिया दिखाया कि ये दो पदार्थ आपस में मिला और मिलके एक नया पदार्थ बनाया। ये हमारा क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को कैसा रहेगा अगर हम इसका कोई शॉर्ट नाम दे दें? बिल्कुल, सोडियम का बोलेंगे सर Na होता है। सल्फेट का नाम बोलेंगे SO4 होता है। सोडियम सल्फेट को बोलेंगे, इसका सूत्र होता है Na2SO4 होता है। चलो इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, इसको जो है ना, देखो सोडियम सल्फेट को हम क्या बोलेंगे? Na2SO4 होता है। ठीक है, इसको जो है SO4 कह सकते हैं और इसको हम क्या कह सकते हैं? Na कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम? Na। अब बोलेंगे क्या कि ये सब फिर लिखने का मतलब क्या हुआ? यही तो होता है रासायनिक समीकरण। कहने का मतलब जो पदार्थ भाग लेता है, भाग लेकर के जो क्रियाएं होती है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का जो हम संकेत यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? इसका संकेत यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? अनुसूत्र यूज कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत और सूत्रों को द्वारा दर्शाना ही हम रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया था। ठीक है, ये क्या था? हमारा रासायनिक अभिक्रिया था। अगर हम इसको Na, यहाँ पे तो Na कर देते हैं। ठीक है, Na प्लस SO4 बनाया, हमारा क्या बनाया? क्या? ये बनाया Na2SO4। ठीक है, क्या बनाया? Na2SO4, यानी हमारा ये एक रासायनिक समीकरण है। जबकि हमने यहाँ पे जो हिंदी में लिखा है सोडियम प्लस सल्फेट, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जो दिखाता है कि दो तत्व आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाया है। इसी को जो है यहाँ पे उसके सूत्र के द्वारा दर्शा दिया। इसी को तो हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैथ में आप लोग पढ़ते आए होंगे, क्या पढ़े होंगे कि 2x + 3y = 4y + 3y। ये क्या है? एक तरह का समीकरण है। तो इसी चीज को हम लिख दिए यहाँ पे केमिस्ट्री भाषा में, तो इसको रसायन वाला समीकरण नाम दे दिए। ये तीर का चिन्ह का मतलब होता है बराबर। अगर बराबर का मतलब आप लोग समझ गए, मैथ में अगर एक्सपर्ट है तो समझ जाएंगे कि 3 बराबर अगर 4 दिए तो इसका मतलब है कि 4 जितना उतना 3 भी है। तो रासायनिक समीकरण में उतना कहता है कि दो पदार्थ मिलकर जो बना है, आगे वाला पदार्थ जो है उतना ही है जितना शुरू में है। ठीक है, तो ये चीज अभी थोड़ा हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण में समझेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, तो इतना तक क्लियर है सबको? रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? जो पदार्थ आपस में मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अनुसूत्र या सूत्र या फिर उसके संकेतों द्वारा दर्शाना रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लीजिए यहाँ पे जो कुछ उदाहरण दी गई है, जैसे भोजन का पचना। क्या बोला है? भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पे जंग लगना, मैग्नीशियम फीता का जलना, दही का बनना, ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन है। आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या हो गया? 1 मिनट। हाँ, अब देखिए आगे में क्वेश्चन पूछ रखा हम लोगों को, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? उसके पहचानने के लिए क्या है? अवस्था में परिवर्तन। जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अगर वो पदार्थ द्रव में है, कौन किस में है? द्रव में है, तो हो सकता है ये गैस में परिवर्तन हो जाए। कब? जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तब। अगर हो सकता है उसके रंग में परिवर्तन, अगर रंग जो है हरा है, क्या है ये? रंग हरा है, हो सकता है ये लाल बन जाए, तो ये कलर में परिवर्तन होगा जब ये रासायनिक अभिक्रिया होगा। ठीक है, गैस का उत्सर्जन बताए आप लोग को, अगर द्रव में है तो हो सकता है वो गैस बन जाए, गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन अगर हो सकता है, पदार्थ अगर ठंडा है, क्या है? ठंडा है, क्या बोलेंगे? ठंडा, तो हो सकता है वो गर्म हो जाए। ये सब जो संकेत है जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कर रहा है हम लोग? रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना।
देखो रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप लोग को बता दिए। अब इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो एक तरफ हम लिखते हैं जो जुड़ने वाले पदार्थ होते हैं, एक तरफ जो जुड़ के बनता है जिसको हम कह सकते हैं अभिकारक और प्रतिफल। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको दी गई है फिगर में, आप लोग इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम एक तरफ लिख दिए, क्या लिख दिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तीर का चिन्ह दे करके, जिसको हम कहते हैं उत्पाद, इसको हम क्या कहते हैं अभिकारक। आपस में मिला, मिल के अभिक्रिया किया, जो बनाया उसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो अच्छे से, क्या कह रहा है यहाँ पे, हिंदी में लिखा हुआ जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ, बनाया क्या, जिंक सल्फेट। ये क्या है हमारा, तो बोलेंगे सर ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है ये, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अगर आपको बोल दे, क्या बोले कि इसी चीज को हम लिख देंगे इंग्लिश में, उसके संकेत Zn प्लस H2SO4, उसका सूत्र बनाया ZnSO4 प्लस H2 गैस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इधर LH, इधर LHS, इधर RHS। अब इसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया, इसको रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम, तो इसे कहेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को ही उसके संकेत सूत्रों के द्वारा दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रखा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में आप लोग को बता दिए। अब क्वेश्चन करा रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं, उसका चाहे आप लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो डेफिनेशन तो आपको मैंने बहुत बार बता दिया, फिर भी अगर आप लोग के दिमाग कमजोर है तो देख लीजिए। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। रासायनिक समीकरण में तत्व में प्रतीक, अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र एवं उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। अगर भौतिक अवस्था मतलब कौन सा पदार्थ द्रव में है, कौन सा पदार्थ गैस में है, कौन सा पदार्थ ठोस में है, उसके लिए पहचान होता है। ठोस के लिए S लिखते हैं, द्रव के लिए L लिखते हैं, और आपका क्या होता है, ठोस द्रव गैस हो गया, गैस के लिए G लिखते हैं। ठीक है, S से सॉलिड, L से लिक्विड और G से गैस लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये तीन चीज जो, और एक होता है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये तीन चीज जो है द्रव्य से हम पहचानते हैं। अगर आपको दे दिया, यहाँ पे दिखा देते हैं, देखिए अगर आपको दे दिया Na, तो कभी आपको दिया रहेगा इस तरह से, यानी Na दिखा रहा है कि सोडियम ठोस है, प्लस में दे दिया H2, ये रहेगा इस तरह G, मतलब क्या है ये दिखा रहा है ये H2 गैस है। तो इस तरह संकेत से आपको दिया रहेगा, क्या रहेगा। वैसे तो ये कोई मतलब हर समीकरण में रहता, लेकिन एक पहचानने के लिए बताया गया। ठीक है, जैसे मैं एक समीकरण आपको लिख के देता हूं, जैसे Na, ठीक है, ये दे दिया मैंने G, ठीक है, अब प्लस में SO4, ठीक है, SO4 ये मान देते हैं। ठीक है, ये मैंने दे दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको चलो मान लेते हैं ये S। ठीक है, तो हमारा जो बनेगा क्या बनेगा, Na2SO4। ठीक है, तो ये हमारा जो है इस तरह करके हम यहाँ पे आगे में संकेत देकर के उसको लिख सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, आप लोग को पता होगा Na जो है ठोस है, क्या है, ठोस है, तो इसको S लिख दिया। अब प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का नाम सुना आप लोग ने, क्लोरीन गैस है। ठीक है, अगर ये Na प्लस Cl बनाया, क्या बनाया, तो Na क्या बनाया, Na आपका Cl बनाया। ठीक है, अब NaCl क्या है, सबको पता है, साधारण नमक। ये कौन सा अवस्था है, ठोस, तो इसको हम NaCl ऐसे लिख सकते हैं, सॉलिड। ठीक है, ये गैस, ये सॉलिड। तो इस तरह से जो हम लोग को इसकी भौतिक अवस्था को दर्शा सकते हैं रासायनिक समीकरण में। ठीक है, बहुत ही इजीली से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, वो चीज को समझाना था समझा दिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब क्वेश्चन के आगे मतलब कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों जरूरी है, कि हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। चलो देखते क्यों जरूरी है। देखो रासायनिक समीकरण में क्या होता है हमारा जो है, देखो सबसे पहली बात ये आप लोग को बताएं, रासायनिक समीकरण में एक तरफ होता है आपका क्या कहते हैं अभिकारक, एक तरफ होता है उत्पाद। समीकरण का मतलब बताया आप लोगों को, अगर 4 बराबर 2 लिखते हैं, इसका मतलब 2 जितना है उतना 4 होना चाहिए। अगर हम लिखते हैं x प्लस 2 बराबर 6, तो इसका मतलब ये है कि x का मान 4 है और प्लस 2 तब बराबर 6 निकलेगा। इतना तो मैथ समझ में आता होगा आप लोगों को। x प्लस 2 बराबर 6 है, तो इसका मतलब क्या है, x का मान ऐसा क्या होगा जो इधर के बराबर होगा, तो 2 दिख रहा है और x का मान क्या होगा, 4 होगा, तभी तो बराबर 6 होगा।
तो इसलिए हमको संतुलित करना पड़ता है ताकि हमको अभिकारक यानी जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं और प्रतिफल दोनों की सही गणना हो सके, यानी पता चल पाए कि हाँ दोनों की मात्रा हमेशा बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, कभी भी उसका वेट घटता नहीं बढ़ता है। अगर हम 1 kg लेंगे नमक और 2 kg लेंगे हम पानी, मिलाएंगे तो क्या 2.5 kg होगा या फिर 3 kg होगा? बोलेंगे 3 kg होगा। तो वही चीज कहना चाहता है, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कभी भी किसी का या मतलब आपका द्रव्यमान घटता नहीं है, वही चीज कहता है। तो इससे हमको जो है हमेशा संतुलित करते रखना पड़ेगा ताकि वो बराबर मात्रा में हमको पता चल पाए। नहीं समझ में आया? एक बार समझा दे रहा हूं। चलिए, जैसे Na की मात्रा हमने यहाँ पे लिया प्लस 1 लिया सल्फेट की मात्रा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बनाएंगे हम Na। आप लोगों में से बहुत से जो स्टूडेंट को जो ये नहीं आता होगा, रासायनिक समीकरण लिखने नहीं आता होगा, यानी Na प्लस SO4 बने, मतलब जुड़े तो यहाँ पे क्या आएगा तीर के चिन्ह में, कोई कर देगा क्या NaSO4 ये मेरा सही है, बस जोड़ दिया। ऐसे नहीं होता जी। इससे पहले आपको, चलो वो चीज़ हम बाद में टॉपिक समझाएंगे। फिलहाल जो ये जो है आपका जो बनेगा Na2SO4। ठीक है, Na2SO4 इस चीज़ को समझाएंगे। Na2SO4 कहाँ से आया थोड़ा अभी अगले वाला मतलब स्टेप में समझाएंगे। फिलहाल अभी मुझे क्या समझाना था, इसकी मात्रा। अब देखो यहाँ पे Na कितना है 1 है, यहाँ पे क्या SO4 कितना है 1 है, यहाँ पे SO4 कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है Na2 2 है। पकड़ा गया चोर। यहाँ पे देखो Na2 यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है। अब जो हमारा ये संतुलित नहीं है, इससे मतलब क्या पता चला कि तो Na का वजन तो ज्यादा हो गया। क्या हो गया? Na का वजन ज्यादा हो गया। बना यहाँ पे 1 Na डाले 2 Na कैसे हो गया? तो इसलिए हमारा जो मैथ ये कैलकुलेटर जो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको संतुलित करने के लिए हमको इस आगे में 2 Na डालना पड़ेगा। हम मतलब Na की मात्रा 2 डालेंगे और सल्फेट की मात्रा 1 डालेंगे, तभी हमारा सही सलामत जो है वो रासायनिक समीकरण होगा, संतुलित होगा। ठीक है, अगर हम इसको गलती करते हैं, इधर कम डाल देते हैं और इधर ज्यादा रहता है, तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया सही सलामत नहीं होगा। कहने का मतलब ये आसान सी भाषा में समझाए तो ठीक है। तो Na को हम क्या कर दिया, आगे में 2 लगा देंगे। एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी किसी के नीचे में नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते। ऑटोमेटिकली पहले से दिया हुआ रहेगा, तो वो अनुसूत्र का दिया हुआ रहता है। वो अनुसूत्र कैसे बनाना है अगले स्टेप में समझाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले तरफ, टॉपिक के तरफ। टॉपिक में क्या कहता है हम लोग को कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना, कभी भी संतुलित करते जरूर इसलिए है कि कभी भी उसका जो हमारा द्रव्यमान कम ज्यादा नहीं होगा। इससे हम संतुलित करेंगे, हमको पता चल जाएगा हाँ द्रव्यमान दोनों तरफ सेम है। ठीक है, चलिए रासायनिक अभिक्रिया से पहले अभिकारक उनके पश्चात उत्पादक प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, यहाँ 2 Na तो यहाँ भी 2 Na समान होना चाहिए। इस तरह हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो संतुलित करने का और एक तरीका है, वो तरीका आप लोग को यहाँ पे बॉक्स के द्वारा समझाने जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है Fe प्लस H2 बराबर Fe2O3H2। देखो इसको कैसे संतुलित करना है, देखो यहाँ पे चलो क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं इसको। Fe प्लस H2O। ठीक है, क्या दिया हुआ है Fe प्लस H2O, ये जोड़ देते हैं Fe प्लस का H2O, तीर का चिन्ह। अब देखो यहाँ पे क्या बनाया है इन्होंने, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। Fe2O3H2 Fe2O3 और प्लस का H2, ये गैस उड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, Fe की संख्या यहाँ पे कितना है तो बोलेंगे सर 1 है। यहाँ पे संख्या कितना है तो बोलेंगे 1 मिनट, यहाँ पे कितना है तो बोलेंगे यहाँ पे 2 है। H2 की संख्या 2 है, H2 की संख्या 2 है, ये तो क्लियर है। लेकिन O की संख्या 3, तो O की संख्या कितना है 1। ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित करने का नियम ये है, बॉक्स के द्वारा चाहे या फिर आपका दिमाग अगर एक्सपर्ट है तो डायरेक्टली संतुलित कर सकते हैं, एक्सपर्ट नहीं है तो बॉक्स के द्वारा कैसे देखो कैसे हम संतुलित कर सकते हैं। तो बॉक्स के लिए हमको सबसे पहले तीनों तत्वों की गणना कर लेना पड़ेगा। एक तरफ देखो जैसे यहाँ पे बताएगा, आपको यहाँ पे लिखा हुआ समझा दे रहे हैं। बॉक्स में क्या है, कितने तत्व है देख लेते हैं। Fe है, H2 है और F मतलब F है, H है, O है और Fe। देखो यहाँ पे Fe लिख दिए, H लिख दिए, 3 तरह के तत्व है। ठीक है, Fe है, H है और O है, 3 तरह के तत्व लिख दिए। अब देखो एक होता है बाएं तरफ, एक होता है दाहिने तरफ। ये हमारा दाहिने तरफ जो बनता है और ये हमारा बाएं तरफ जो हमारा भाग लेता है। तो देखो बाएं तरफ Fe कितना है 1 है तो लिख दिए 1।
हाइड्रोजन कितना है तो 2, उसके बाद ऑक्सीजन कितना है तो 1 लिख दिए। अब हमारा जो बन के तैयार हुआ उधर देखो Fe कितना है तो देखो Fe अरे यार 1 मिनट, हाँ Fe कितना है इधर तो दूसरी तरफ Fe जो हमारा 3 आया है, कितना आया है 3, 3 तो नहीं आएगा आपका, दूसरी तरफ Fe 2 आया है ना, ये 3 कैसे लिख दिया। चलो ऑक्सीजन जो हमारा कितना आया है परमाणु से संख्या मतलब Fe उत्पाद में परमाणु संख्या 3 2 4, ये 3 2 4 कैसे आ गया। Fe जो इसको समझते हैं बाद में, मतलब अपने भाषा में Fe जो है वो कितना है यहाँ पे तो हमारा 2 हो जाएगा। H की संख्या 2 है, 2 हो गया। O की संख्या 4 दे दिया है लेकिन 4 नहीं होगा, O की संख्या पे 3 है, उल्टा पुल्टी कर दिया, ऐसा कुछ छोड़ देते हैं, अपने वाले में जाते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे देखो Fe जो है इधर कितना है 1 है, इधर Fe कितना है 2 है, हमको जो दोनों तरफ शुद्ध करना है तो इधर हम लगा देंगे 2, हमेशा आगे में लगाएंगे, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे O कितना है 3 है, इधर O कितना है सिंगल है, तो हम क्या लगाएंगे आगे में लगा देंगे 3। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया 3 दूने 6। देखो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जो आगे में लगता है और नीचे में जो रहता है आपस में गुना होता है, क्या होता है आपस में गुना होता है। अब देखेंगे 3 दूने कितना हो गया 6, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो हम क्या लगाएंगे आगे में 3 लगा देंगे, 3 दूने 6, हमारा हाइड्रोजन का काम खत्म। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन का काम खत्म, आगे में लग गया, तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के लिए भी होगी, सॉरी 3 हाइड्रोजन के लिए भी होगा और 3 ऑक्सीजन के लिए भी हो गया, ठीक है। अब देखो Fe की संख्या कितना 2, तो 2 हमारा Fe2 क्लियर। अब हमारा जो ये रासायनिक संतुलन मतलब रासायनिक समीकरण पूरी तरह से संतुलित है। आप चाहे डायरेक्टली बना सकते हैं या फिर ये डब्बा करके बना करके आप टाइम पास कर सकते हैं, फालतू का है ये। Fe लिख दो, उसके बाद हाइड्रोजन लिख दो और ऑक्सीजन लिख दो। Fe संख्या पहला वाला में 1, दूसरा वाला में 2 और हाइड्रोजन की संख्या पहला वाला में 2 था ना, और दूसरा वाला में भी 2 था, और ऑक्सीजन की संख्या 1 था और दूसरा वाला में क्या था 3 था। इस तरह करके आप दोनों को मेल कर सकते हैं कि चलो कैसे कैसे है, तो इसको भी 1 करना। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ये भाषा में नहीं समझाऊंगा, बस आपको समझ जाना है, यहाँ से देख लेना कि आगे में हमको लगाना है। कुछ रासायनिक समीकरण आगे में संतुलित करेंगे तो आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बहरहाल इसको मिटाते हैं और चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। थोड़ा हम लोग का जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, लॉन्ग हो जा रहा है, आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए कह रहा है हम लोग को सब, ये तो आपको बता दिए पूरा चीज, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इसको नहीं समझना है। अब देखो अभिकारक उत्पादों की भौतिक अवस्था, देखो उसके भौतिक अवस्था के लिए आप लोग को बताए थे उस समय। देखो ठोस को हम किससे लिखते हैं, ठोस को S से लिखते हैं, किससे लिखते हैं S से, द्रव को L से, ठीक है, और गैस को G से, और जलीय विलयन को AQ से। बताने आप लोग को एक सवाल पूछे थे तो ये वही क्वेश्चन था AQ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या पूछ रखा हम लोग को। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार होते हैं, क्या होते हैं प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकार होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हर बार एग्जाम में आता है रासायनिक अभिक्रिया प्रकार के बारे में, ठीक है। देखो पढ़ लेते हैं बारी बारी से हर एक चीज को। पहला जो हमारा प्रकार आ जाएगा संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन से आप लोग सुने होंगे, सुने क्या होंगे मतलब आपको समझ में आ गया होगा। संयोज का मतलब जुड़ना, क्या होता है जुड़ना। जब कोई पदार्थ आपस में मिलकर जुड़ता है, जैसे A+B बराबर C, 4+2 बराबर 6, 4+3 बराबर 7, मतलब क्या हो रहा है जुड़ के एक बन रहा है, जुड़ के एक बन रहा है, उसी को तो हम संयोजन कहते हैं। बस मैथ वाला फॉर्मूला लगा दो, समीकरण तो पूछ ही रहा है, अभिक्रिया तो पूछ ही रहा है। अभिक्रिया मतलब दो पदार्थ आपस में मिलकर तीसरे पदार्थ का निर्माण करना, यही तो हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो हम बोलेंगे सिंपल शब्द कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। चलो देखो A+B बराबर C, ठीक है। चाहे उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे C+O2 बराबर CO2, H2+O2 बराबर 2H2O, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल उदाहरण है, चाहे तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा आता है वो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्मा को छेप करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। उसको कहेंगे जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अभिक्रिया तो हुआ, क्या हुआ, अभिक्रिया तो हुआ, जैसे CH4 क्या है CH4+O2 बराबर CO2 + 2H2O, और साथ ही साथ एक हीट निकला, गर्म निकला। देखा कभी आप लोग चूना में पानी डालोगे तो एकदम गर्म निकलता है, तो ठीक उसी प्रकार अभिक्रिया तो होता ही है, और अभिक्रिया होने के साथ साथ उसमें ऊष्मा भी निकलता है, उसी को हम क्या कहेंगे ऊष्माक्षेपी। क्या कहेंगे ऊष्माक्षेपी,
6p अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए ये उदाहरण आप लोग का देख सकते हैं, ये उदाहरण आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है वियोजन अभिक्रिया, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, वियोजन के बारे में पूछता है। कहा ये संयोजन के बारे में पूछे या वियोजन, एक दूसरे के विपरीत है। क्या है ये? एक दूसरे के विपरीत है। अब देखो किसको कहते हैं। संयोजन बताए जोड़ना, तो ठीक जब विपरीत हो तो क्या हो जाएगा? टूटना। कहने का मतलब ये हुआ 8 बराबर 4 + 4 या 9 बराबर 6 + 3 क्या हो रहा है? 8 टुकड़ा हो रहा है, अलग अलग पार्ट में बट रहा है, लेकिन है तो दोनों तरफ बराबर ही ना। तो ठीक उसी प्रकार वियोजन में क्या होता है, जब कोई बड़ा यौगिक कह सकता, अभी तो छोटा बनेगा, या फिर बल से ज़्यादा सिंपल होता है, जब कोई यौगिक टूटकर छोटे छोटे 2 पार्टों में या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजन, मतलब वियोजन कहते हैं। क्या लिखा है इसमें? इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादक में बन जाते हैं। ठीक है, एक अभिकारक बनकर मतलब एक अभिकारक जो होता है वो टूट करके 2 या 2 से अधिक जो है आपका प्रतिफल में आकर के, मतलब उत्पाद जिसको हम कहते हैं प्रतिफल, ठीक है, तो उसमें आकर के आपका क्या बन जाता है? वो मतलब बन जाता है। जैसे ये अभिकारक हो गया, क्या हो गया? ये अभिकारक हो गया, और ये हमारा क्या निकला? प्रतिफल या फिर उत्पाद कह सकते हैं इसको। तो हमारा क्या होता है? 2 या 2 से अधिक उत्पाद में, या फिर हम इसको तो ये भी लिख सकते थे ना, क्या नहीं लिख दिए? +1 है ना, 4 + 3 + 1 = 8। तो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बढ़ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? वियोजन कहेंगे। और संयोजन में क्या था? जुड़ करके बन रहा था, वियोजन में क्या? जुड़ा हुआ चीज टूट रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन का आगे में हम लोग का जो कुछ उदाहरण है, जिसे आप देख सकते हैं FeSO4, जिसमें उष्मा देने पर हमारा 2 बना Fe2O3 + SO2 + SO3, ये हमारा 3 भागों में टूट के गया है। यही हमारा क्या है? वियोजन का उदाहरण है। एक यहाँ वियोजन का उदाहरण है CaCO3 + CO + CO2, ये चीज लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आएगा तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, वियोजन का उदाहरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कैसा? वैद्युत वियोजन, काफी बार तो एग्जाम में पूछा तो नहीं गया, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। वैद्युत वियोजन यानी वैद्युत डालने पर, बिजली उस पर डालने पर वो अलग अलग भाग में पड़ जाता है, ऐसे तो नहीं भागता। जैसे पानी में डालेंगे बिजली तो H2 और O2 निकल जाएगा। ठीक है, H2O होता है ना जल का, तो इसमें 2 H2 का अणु अलग हो जाएगा, O का अलग हो जाएगा जब जल में डालेंगे। तो उसी तरह जब किसी पदार्थ में विद्युत डालने पर 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाए, उसको हम वैद्युत कहते हैं, वैद्युत वियोजन कहते हैं। कोई बात नहीं है, विद्युत धारा प्रभावित करने पर होने वाले वियोजन को हम क्या कहते हैं? वैद्युत वियोजन कहते हैं। चलो एग्जाम्पल चाहे तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये देख लीजिए, क्या देखेंगे? AgCl। अच्छा ये कौन सा? वो तो उसका एग्जाम्पल नहीं है दिया क्या? हाँ दिया है ना, देखो यहाँ पे दिया है H2O, इसमें डालेंगे विद्युत H2 और O2, आपको तो बता दिए, तो यही एग्जाम्पल दिया हुआ। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन मतलब आगे क्या पॉइंट है? प्रकाशीय वियोजन। अब देखो वो तो विद्युत वियोजन था, ये वियोजन के प्रकार चल रहा है। ठीक है, किसके प्रकार चल रहा है? प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पड़ने पर वो टूटता है। जैसे AgCl पर सूर्य प्रकाश में छोड़ेंगे तो Ag + Cl2 अलग हो जाएगा, AgBr पर सूर्य प्रकाश मारेंगे तो Ag + Br2 अलग हो जाएगा। यानी अलग हो जाना मतलब ये तो वियोजन का ही प्रकार है, लेकिन अलग अलग से होता है। एक था उष्मा से, एक था प्रकाश से, एक था वियोजन मतलब क्या था? वो विद्युत से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। काफी लाजवाब, बहुत बार एग्जाम पूछाता है। जिन अभिक्रियाओं को तोड़ने के लिए हमको उष्मा की जरूरत पड़ती है, कुछ अभिक्रिया में क्या होता है? होती है और उष्मा उत्सर्जित, जैसे फटाका एकदम पूरे चारों तरफ उष्मा उत्सर्जित हो गया, वो हो गया उष्मा छेपी। बारूद अगर मान लो कहीं छोड़ रहे हैं और वो आवाज कर रहा है और पूरा उष्मा निकाल रहा है, वो हो गया उष्मा छेपी। लेकिन किसी किसी चीज को हमको उष्मा देना पड़ता है, जैसे अभी खाना बनाओगे तो क्या उष्मा देना पड़ता है, किसी चीज को अगर पैक करोगे तो उष्मा देना पड़ता है। तो जिसमें देंगे तो उसको हम कहेंगे उष्मा शोषी कहेंगे, यानी जो खींचेगा। जैसे अभी हम पहने हैं या फिर कुछ भी, तो हम उष्मा खींच रहे किसी से, अगर आग ताप रहे तो उष्मा खींच रहे, तो हम क्या कहेंगे? उष्मा शोषी कहलाएंगे। लेकिन अगर हम गर्म है, किसी को ताप दे रहे हैं, सूर्य जो है वो क्या हो जाएगा? तो सूर्य उष्मा छेपी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उष्मा शोषी, हाँ चंद्रमा सूर्य का प्रकाश लेके हम लोग को देता है, तो चंद्रमा आपका क्या हो जाएगा? उष्मा शोषी हो जाएगा। क्लियर है? देखो यहाँ पे उष्मा शोषी जिन अभिक्रियाओं में तोड़ने के लिए हमको उष्मा या प्रकाश की या विद्युत की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहेंगे? उष्मा शोषी कहते हैं। चलो इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया की तरफ। चलो काफी लाजवाब क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। विस्थापन अभिक्रिया क्या या किसे कहते हैं? चलो विस्थापन का मतलब होता है कोई ज्यादा ताकत वाला इंसान, जैसे
हमारे कोई मोहल्ले में अगर कोई बहुत बड़ा इंसान, ताकतवर इंसान आता है या फिर बड़ा अहदे पे बड़ा पोस्ट वाले, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा भाषा समझा, कुर्सी में बैठे हुए रहते हैं, तो आता कोई, तो आता क्या करते हैं, कुर्सी खाली करते हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब उसका ताकत हमारे ताकत से कम है, यानी उसका जान पहचान, उसका रुतबा, उसका पहचान कुछ ऊपर लेवल का, नेक्स्ट लेवल का है, तो हम क्या करते हैं, उसको देते हैं और हम वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये अभिक्रिया भी वैसा ही है, यानी कुछ तत्व जो होते हैं अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो जो कम ताकतवर वाले तत्व जो होते हैं ना, जैसे वो कम ज़्यादा ताकतवर वाले तत्व आपस में मिल जाते हैं, तो कम तत्व जो भी है वो सोचते हैं कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा ताकत वाला है, तो वो क्या करता है, उसके स्थान को छोड़ देता है और वो उसको जो नया तत्व आया उसको बैठ जाने देता है। जैसे बोले तो समझ में नहीं आया आप लोगों को, एफी जो है एक मान लो अमीर घराने वाला इंसान है, कौन सा वाला है, अमीर घराने वाला, और ये सीयू जो है बेचारा कमजोर है, क्या है ये, कमजोर है। जैसे बेचारा सीयू एसोफर आराम से चुपचाप से था, उसके साथ बैठा हुआ, सीयू एसोफर के साथ आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन एफ ही क्या किया, इसके अंदर में आके घुस गया। अब इसमें जब घुस गया तो अब तो अभिक्रिया होना जरूरी है, क्योंकि दोनों अलग अलग गुण वाला आ गया। लेकिन इस स्थिति में क्या कहता है कि अगर सीयू कमजोर है और एफ जो है अधिक ताकत वाला है, तो ये क्या करेगा, इसके जगह से सीयू को निकाल देगा, या फिर ये अपने डर से निकल जाएगा और बनाएगा FeSO4। ये एफ इससे जुड़ गया, FeSO4 और प्लस बनाएगा सीयू, बेचारा अलग हो जाएगा वो, यदि मेरा आप जगह यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। इसी को हम विस्थापन कहते हैं। कि एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग कि सॉरी उदाहरण लिख सकते हैं, लिख लीजिए ग्रुप में, जब कोई अधिक क्रियाशील वाले तत्व किसी कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं, उसके जगह से उसको निकाल देते हैं, हटा देते हैं और उस जगह पे वो खुद जगह बैठ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दिया हुआ यहाँ पे इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील यौगिक में विस्थापित कर देते हैं। क्लियर है, उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग इसको आसानी से समझ कर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा कि लोहे के किल पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, CuSO4 के नीले विलयन में FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। ठीक है, तो ये चीज कुछ आपको ये भी एक मतलब आपका पॉइंट लिख लेना है, इस चीज को एग्जाम में हो सकता है आपको दे देना है इस तरह। ठीक है, ZnCuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं द्विविस्थापन। विस्थापन से आ गया अगला नेक्स्ट द्विविस्थापन। देखो थोड़ा सा इसमें अलग है, विस्थापन और द्विविस्थापन ज्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा सा क्या अंतर है कि जैसे ही द्विविस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में क्या होता है कि कम ताकत वाला जो होता था ज़्यादा ताकत वाला उसको हटा देता, लेकिन द्विविस्थापन में क्या कहता है कि नहीं, हम जो तभी हटेंगे जब हमको अपना कोई जगह दोगे। कोई ज़मीन वाला आता है ना, घर वाला भाई भाई में होता है कि नहीं मेरे कोई ज़मीन दो, तो वो क्या कहता है कि नहीं हमको कहीं इसके बदले में ज़मीन दो तभी हम यहाँ पे रहने देंगे। ठीक है, तो द्विविस्थापन में वही होता है, जब कोई विस्थापित करने के लिए आता है तो कहता है कि नहीं हमको कोई जगह दो तभी हम तुमको जगह देंगे। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें होता है जैसे Na2SO4 है और BaCl2 है, यहाँ पे Ba अलग है, यहाँ पे Na2 मतलब दोनों प्लस वाला है। क्या वाला है, प्लस वाला है। इधर हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई यौगिक होगा तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, बिना प्लस माइनस के कभी अभिक्रिया नहीं होती है। अगर आप बोलेंगे सोडियम Na है और प्लस में मैग्नीशियम, प्लस इधर लिखते हैं मैग्नीशियम, दोनों का अभिक्रिया करेंगे क्या बनेगा, तो बोलेंगे गलत बनेगा, ये अभिक्रिया कभी नहीं होगा। दोनों कभी प्लस है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसके बारे में अभी आगे समझाएंगे। कभी सोडियम और मैग्नीशियम क्या होगा, अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि प्लस प्लस अभिक्रिया नहीं करता। हमेशा अभिक्रिया करने के लिए एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक प्लस एक माइनस है, इसमें भी एक प्लस एक माइनस है। तो अब क्या होगा, इस विस्थापन वाले द्विविस्थापन में कहेगा कि हाँ हम तो आपका जगह छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको भी अपना जगह छोड़ना पड़ेगा ताकि हम वहां जाकर के चिपके। तो देखो यहाँ पे Na2SO4 के साथ जुड़ा हुआ है, तो Na क्या करेगा, ये Cl2 के साथ जुड़ेगा। देखो यहाँ पे Na Cl के साथ जुड़ गया। अब बोलता है कि अब SO4 के साथ जो Na2 था वो बोलेगा Ba कि आप मेरा जगह खाली करो, तो क्या करेगा, BaSO4 के साथ जुड़ेगा। तो हम इसका एग्जाम्पल मतलब उदाहरण कैसे लिखेंगे कि जब दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करता, देखो ये आयन है, आप पे ध्यान रखना, ये प्लस वाला जो है ना ये आयन है। ठीक है, ऊपर वाले जो क्या है ये आयन, ये अपने आयनों का विनिमय का मतलब बदलाव, एक्सचेंज, अपने स्थान को एक जगह से दूसरे करना। तो हम इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण के लिए दो यौगिकों के बीच अपने आयनों का आदान प्रदान होता है। देखो यहाँ पे Na2 बन गया NaCl के साथ, जबकि यहाँ SO4 के साथ था, और ये SO4 के साथ Na था, लेकिन यहाँ पे आ गया Ba। तो अपने क्या किया, जगह को चेंजिंग कर दिया। वो बोला कि तुम मेरे जगह में आ जाओ और मैं आपकी जगह में आ जाता हूँ। तो ये क्वेश्चन में कौन सी वाली अभिक्रिया में, तो बोलेंगे सर ये द्विविस्थापन वाले अभिक्रिया में, और विस्थापन वाला में क्या था,
अधिक क्रियाशील वाला, ताकत वाला, कम वाले को निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है दोनों? बोलेंगे सर क्लियर है। चलो आगे देखो, कुछ क्वेश्चन इससे भी आता है, उपचयन और अपचयन। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ये उपचयन की बात कहता है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो। नहीं समझ में आया? जैसे बोलेंगे हम C+O2, हमारा क्या बना? CO2। ये हमारा क्या? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। कभी कभी आपको एग्जाम में ये भी पूछता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बोलेंगे उपचयन। बोलेंगे कैसे? तो जब हम भोजन खाते हैं, बाहर से हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं ना, तो सांस हमारा क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है, तभी तो पचता है। कभी खाना रख देना, ऑक्सीजन मतलब दे देना, और देखना ऑक्सीजन कितना जल्दी खाना खराब हो जाता है, पच जाएगा, एकदम पेट के बाहर ही पच जाएगा। ठीक है, तो भोजन का पचना यानी ऑक्सीजन का योग हो रहा है, उसमें भोजन हम खाते हैं, सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, हमारा अंदर में पचता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उपचयन। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया भी है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या होती है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो उसको हम, मतलब वही हुआ मतलब उपचयन के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास। और इसी में आता है एक अपचयन। क्या आता है? ये उपचयन का था। अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। जैसे बोलेंगे क्या सर? तो Na, जैसे बोलेंगे हम जैसे बोल दें क्या? H+O। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा H2O मान लिया। ठीक है, तो हमारा भी शुद्ध नहीं है, इसको शुद्ध कर ही देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे ये कैसा हो गया? O की संख्या इधर 2 है, इधर है 1, तो लगा दिया 2। H की संख्या 4 हो गया, तो यहाँ लगा दिया 4H+O2 बराबर 2H2 बना। यानी इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का योग हो रहा है। तो मतलब हाइड्रोजन का बेसिकली समझ जाना कि हाइड्रोजन का योग जिसमें भी होगा वो हमारा अपचयन होगा, ऑक्सीजन का योग जिसमें होगा वो हमारा उपचयन होगा। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हाइड्रोजन का ह्रास हो, जब भी ऑक्सीजन का योग होगा तो हमेशा ह्रास हो। अगर दोनों होता है ऑक्सीजन का, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है रेडॉक्स के नाम से। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? अगर आपका ऑक्सीजन का योग हो रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन का भी ह्रास हो रहा है, तो हमका वो क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात ये याद रखना है कि सिर्फ ऑक्सीजन का अगर योग हो जा रहा है उसमें, तो वो उपचयन हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो हाइड्रोजन का ह्रास हो। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो उसको हम रेडॉक्स के भी नाम से जानेंगे, अगर नहीं हो रहा तो रेडॉक्स के नाम से नहीं जाएंगे, सिर्फ उसको उपचयन के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो अपचयन के किसमें कहेंगे? तो जिसमें हाइड्रोजन का योग हो। ठीक है, अगर हाइड्रोजन का योग हो और साथ में ऑक्सीजन का ह्रास भी हो रहा है, तो उसको भी हम रेडॉक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडॉक्स कहेंगे। अगर सिर्फ ऑक्सीजन का मतलब सिर्फ हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो अपचयन कहेंगे। ठीक है, ये दोनों क्लियर है। बाकी कुछ एग्जांपल इसको हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है हम लोग को अपचयन, देखो ये पूछ लिया, अभी आपको बताया हम लोग, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। ये बता दें, बताने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे एग्जांपल चाहे तो उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है दैनिक जीवन में कुछ उपचयन अभिक्रिया। पता है आपको उपचयन के कारण जो संचरण होता है, जब आप लोग कहीं लोहा वगैरह कोई भी पदार्थ छोड़ देते हैं, बाहर में ऑक्सीजन रहता है, उससे अभिक्रिया कर लेता है और फिर करने के बाद क्या बनता है? पता है आप सभी को? जंग लगता है। तो वही दैनिक जीवन में संचरण उसी होता है, जंग लगना, कमजोर बन जाती है ऑक्सीजन की, और इससे क्या बर्बाद करता है? लोहे की वस्तु पर जंग लगना। इस वजह से इसको चाहे तो उतार सकते हैं। लोहे वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, वो तांबे के ऊपर हरी परत, ये सब जो है संचारण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? संचारण के उदाहरण है। अब देखो संचारण के बारे में पूछा जाएगा आपको, संचारण किसको कहते हैं? तो जब भी हम किसी पदार्थ को खुले में छोड़ देते हैं और उसमें एक तरह की परत लग जाती है, उसी को हम संचारण कहते हैं। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, यशोद लेपन किसे कहते हैं? देखो यशोद लेपन के लिए लिख सकते हैं विद्युत लेपन या पेंट करके संचारण से बचाना ही हम क्या कहते हैं? यशोद लेपन कहते हैं। याद रखिएगा, विद्युत लेपन और पेंट से संचारण को बचाना हम क्या कहलाते हैं? यशोद लेपन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए मतलब संचारण से बचाया जा सकता है। अच्छा, मतलब ये यशोद लेपन नहीं है, यानी यशोद लेपन करके या फिर विद्युत लेपन करके या फिर पेंट करके हम संचारण से बचा सकते हैं। यशोद लेपन अलग होता है। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछे कि संचारण से कैसे बचा सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं यशोद लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके हम संचारण से मतलब वस्तुओं को बचा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ प्रश्न दिया होगा। ठीक है, ये सारा चैप्टर तो लगभग खत्म हो गया। ठीक है, इस चैप्टर खत्म हो गया और हम लोग ये प्रश्न को कुछ कर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित परिवर्तन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहचान क्या है? बर्फ का पिघलना क्या होगा? बोलेंगे सर भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। इसमें कोई नया पदार्थ बन ही नहीं रहा है, डेफिनेटली पता है। दूध से दही बनना क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहती है? देखो श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहती है? अभी आप लोग बताएं उष्माक्षेपी के बारे में कि जब हम उष्मा को निकालते हैं, क्या करते हैं? निकालते तो उष्माक्षेपी कहलाते हैं, उष्मा को लेते हैं तो उष्मा शोषी कहलाते हैं।
हम अगर सूर्य की जाके रोशनी में अगर ठंडा में अगर खड़ा हो गए तो हम क्या उष्मा ले रहे हैं, उष्मा सोची। अगर हम जोर से हम मतलब क्या करेंगे, हवा को निकालेंगे, मुंह से निकाले, देखेंगे हाथ को छूएंगे आपको थोड़ा गर्म लगेगा, तो हमारा श्वसन में क्या होता है, उष्मा को निकालते हैं। तो हम निकालने को हम किस लिए क्या कहते हैं, उस श्वसन को उष्मा क्षेपी इसलिए कहेंगे, जब हम सांस छोड़ते तो हमारे अंदर की उष्मा बाहर निकलती है, इसलिए हम श्वसन को उष्मा क्षेपी कह सकते हैं। वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन की चमक क्यों चली जाती है, बताइए, संचारण के कारण जाती है, बताए ना। चलिए, तो ये सारे चीज था और देखते हैं कुछ क्वेश्चन है या नहीं है। तो इसको जो है हम लोग क्वेश्चन को हम लोग आगे कवर करते हैं यहाँ से, ठीक है। कुछ एमसीक्यू लेकर के आए आप लोगों के लिए, बहुत ही लाजवाब है, बस आप लोग को जुड़े रहना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप लोग को देखना है, क्लियर। एकदम एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका नहीं छूटने दूंगा, 100% गारंटी करता हूँ। पूरी तरह से आप लोग क्लास अगर कर लिए हैं तो ठीक है, पूरा रिवीजन क्लास है, एक क्लास में आपका पूरा एंड हो जाएगा। देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, बताओ कैसा होता है, कैसा होता है बताओ तो, बोलेंगे सर भूरा होता है। कैसा होता है जी, भूरा होता है। ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोलेंगे सर चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ रखा है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र बच्चों को पता होना चाहिए, C12H22O11। बोलेंगे सर ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 पूछ रखा है हम लोग को, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछ रखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो सर ये भी बच्चों को पता है, H2SO4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, H2SO4। चलिए आगे पूछ रखा हम लोगों को, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। देखो यहाँ पे दहन जो है, दहन में ऑक्सीजन लगता है, श्वसन में ऑक्सीजन लगता है, और भोजन का पचना में ऑक्सीजन लगता है, लेकिन अवक्षेपण में कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो अवक्षेपण का मतलब होता है, अवक्षेपण अभी आप लोग बताए नहीं, अवक्षेपण का मतलब होता है जमना। अवक्षेप के रूप में किसी जो बर्तन में आप लोग कुछ घोल के रख दिया, उसको छोड़ दिए तो अवक्षेप के रूप में बच जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं, ठीक है। उसमें कोई ऑक्सीजन की लेन देन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन, निम्न में कौन जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो विस्थापन के बारे में पूछा रखा है। देखो अगर आप लोग जो है ना इस क्लास में कर लिए, मैं आपको एडवांस चीज बताने वाला हूँ, जो सूत्र कैसे बनता है, अनुसूत्र है ना, अनुसूत्र कैसे बनता है, संतुलित करने का कुछ और जो हम लोग बताए थे कि बाद में पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन ऐसे खत्म कर देंगे ना, तो उसके बाद देखेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखना, छोड़ के नहीं जाना आप लोगों को। देखो निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो देखो विस्थापन, देखो यहाँ पे देखो, इसको निकाल दिया बेचारा, कमजोर था CuSO4 और Fe क्या कर दिया, इसको निकाल के Fe2SO4 कर दिया, ये हमारा विस्थापन हो गया। ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे। चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन करा हम लोग को, समीकरण 2H2 + O2 तीर का चिन्ह 2H2O जो एक क्या है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो H2 और ऑक्सीजन जोड़ा है। ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो हम क्या मतलब, अच्छा ऑक्सीजन का जुड़ाव, साथ ही साथ ये दो तरह का भी क्रिया, एक तो ऑक्सीजन जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे उपचयन हो जाएगा, लेकिन उपचयन तो है, बोले नहीं है। तो देखो जब दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनता है तो सर बताए थे कि उसको हम लोग संयोजन कहते हैं, तो संयोजन है, बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो बताए थे सर ऑक्सीजन का योग होगा तो उसको उपचयन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सीजन से आप लोग रख सकते हैं उपचयन हर्षऊ, ठीक है, क्या रख सकते हैं, उपचयन। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अपचयन कहें या फिर उपचयन कहें, भोजन का पचना अपचयन कहें या उपचयन कहें, तो याद रखेंगे ऑक्सीकरण को अपचयन कहें या उपचयन कहें, ये चीज मत भूल जाता है। तो ऑक्सीकरण ओ से तो उपचयन ओ से, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास बताए आप लोग को, ऑक्सीजन ह्रास होगा, हाइड्रोजन का योग होगा, तो उसको हम कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। ऑक्सीजन का निकलेगा तो अपचयन और ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो उपचयन, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है सब क्वेश्चन में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन करा हम लोगों को कि Na2SO4 + BaCl2 तीर का चिन्ह BaSO4 + Na2Cl किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे इस चेहरे को, क्या रखा है, Na2SO4 बेचारा जो आपस में लेन देन कर रहा है, ये Ba है, ये Na2 है, ये देखो यहाँ पे Na2 और B है, SO4 के साथ है, यहाँ पे Na2SO4 के साथ है, यानी बेचारा मिलके आ गया SO4 के साथ, और E बेचारा Ba चले गया Cl के पास, देख रहे हैं। तो मतलब क्या है कि एक आयनों का लेन देन किया है। अब बताए तुम लोग को, आयनों का लेन देन जब करे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सर द्विविस्थापन। दो आ गया ना, तो द्विविस्थापन। एकल विस्थापन में क्या होता है, एक हटा दे रहा था, लेकिन इसमें दोनों चेंज कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग,
कह रहा है Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 तीर का चिन्ह ZnSO4 प्लस Cu, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे Zn प्लस CuSO4 और ZnSO4 दिख रहा है कि बेचारा ताकतवर CuSO4 को जो है हटा दिया, ये Zn ताकतवर है इसको निकाल दिया। आज जब भी बताया कि अगर अमीर वाला इंसान गरीब को निकाल देते तो उसको हम कहते हैं विस्थापित कर देते हैं, ये बेचारा ताकत अभिक्रिया से अधिक है इसको निकाल दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, करा हम लोगों को साग सब्जियों का विघटित होकर जो है कंपोस्ट बनना, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो काफी लाजवाब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से, क्या आंसर होगा। चलो जल्दी से बोलेंगे सर ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अपचयन वह क्रिया है, बताओ अपचयन वह क्रिया है जिसमें क्या होगा, जल्दी से बताइए, ऑक्सीजन का योग होगा या फिर हाइड्रोजन का योग होगा, क्या होगा। बोलेंगे सर अपचयन, सॉरी अपचयन नहीं है उपचयन, सर बताया उपचयन में ऊ से, तो हमको याद रखना ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन में हमारा क्या होता है, श्वसन सांस लेते हैं ना, क्या होता है संयोजन होता है, उपचयन होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या आंसर होगा, 13 नंबर क्वेश्चन का बोलेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, श्वसन में हम ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा निकालते हैं, आप लोग बताए थे जब हम सांस को निकालते हैं क्या करते हैं, सांस को हवा गर्म होता है ना, तो ऊष्माक्षेपी हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे। चलो आगे देखते हैं, क्या आएगा CuO प्लस H2, Cu प्लस H2 और CuH2O, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो यहाँ पे ध्यान से, इसमें ऑक्सीजन जो है निकल गया, अलग गया है। अब जब निकल के अलग गया और हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो हम उसको अपचयन कहते हैं, क्या कहते हैं बोलेंगे सर, उसको अपचयन कहते हैं। आप ही ने बताया कि जब भी अगर हाइड्रोजन का योग हो ऑक्सीजन का निकले, जैसे ऑक्सीजन इससे जुड़ा हुआ था, Cu से ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन अलग था, हाइड्रोजन जुड़ गया इसके साथ, तो बोलेंगे सर इसको तो हम लोग अपचयन कहते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का अच्छा मतलब और अपचयन तो होगा ही, लेकिन आपको एक चीज और बताए थे, ध्यान दीजिएगा, बताए थे अगर साथ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन का योग हो रहा है और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, दोनों साथ साथ अगर हो रहा है तो उसको रेडॉक्स भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे रेडॉक्स दिया हुआ है ना, ऑप्शन हम डी मारेंगे, ऑप्शन डी मारेंगे, क्या मारेंगे, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का तो योग हो रहा है योग, लेकिन ऑक्सीजन का इससे योग हट भी रहा है, तो दोनों जब काम एक बार में हो तो उसको हम रेडॉक्स कहते हैं। ध्यान रखेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन जो सही है, देखो यहाँ पे कथन सही की बात पूछी जा रही है, तो देखो यहाँ पे क्या आंसर सही होगा, Cu प्लस O2 बराबर 2Cu, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है या कॉपर का अवकरण हो रहा है। देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो डेफिनेटली सबका आंसर आना चाहिए, क्या आंसर होगा बताइए, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलो बोलेंगे सर कॉपर का ऑक्सीकरण था, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन करा हम लोग को, समीकरण CaCO3 ऊष्मा और CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो यहाँ पे ध्यान से उस चेहरे को, जब बताए थे आप लोग को ऊष्मा देने पर दो भाग में टूट जाता है, और टूटना को वियोजन कहलाते हैं, जुड़ना को संयोजन कहलाते हैं, तो बोलेंगे सर वियोजन किधर है, तो बोलेंगे ऑप्शन ए में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन का हम लोग को, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है, 17 नंबर क्वेश्चन का बोलेंगे सर प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, करा कि अभिक्रिया CaO प्लस H2 CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे CaO है और H2 दोनों जुड़ रहा है सर, तो जुड़ने वाले को हम लोग संयोजन कहते हैं सर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे करा कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या की अनुपात कितना होती है, तो सर हम लोग H2O लिखते हैं, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कितनी है सर, वो बोलेंगे सर ये 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, तो बोलेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा तो 2:1 मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी। काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग जो है कैसा होता है, श्वेत होता है, पीला होता है, लाल होता है, हरा होता है, तो बोले क्या आंसर होगा, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे, तो बोलेंगे सर पीला होता है, क्या होता है, पीला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करा हम लोग को, निम्नलिखित में कौन सा युग्म में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। एकल विस्थापन देखिए यहाँ पे ध्यान से पहचानिए क्या होगा, 21 नंबर क्वेश्चन का,
तो बोलेंगे सर ऑप्शन यहाँ पे तो बी नजर आ रहा है, AgNO3 एवं Cu ये जो है एकल विस्थापन होगा, यही जो है Cu जो है Ag को निकाल पाएगा। बाकी देखो ये AgFe को नहीं निकाल पाएगा, CuNa को नहीं निकाल पाएगा, CuMg को निकाल नहीं पाएगा। एकल विस्थापन का मतलब विस्थापित करेगा कौन, तो यही अभिक्रिया देंगे तभी Cu Ag को निकाल पाएगा, नहीं तो बाकी सब में भले मतलब ऑलरेडी ये कमजोर है, Ag ऑलरेडी कमजोर है Fe को, तो Fe को क्या निकाल पाएगा। ये आपका यहाँ पे Cu ऑलरेडी कमजोर है तो Mg को क्या निकाल पाएगा, CuNa से ऑलरेडी कमजोर है तो क्या निकाल पाएगा। कहने का मतलब ये था कि AgNO3 अब प्लस में अगर हम Cu करेंगे तो हमारा Cu जो है जुड़ जाएगा NO3 से, ठीक है। तो वही चीज कहना चाहता था यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सही होगा, तो बोलेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो ये 21 क्वेश्चन हम लोग जो है MCQ कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए कुछ हम लोग और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं और कुछ होमवर्क देंगे आप लोगों को, ये होमवर्क ये भी बना लेना है, ठीक है। आप लोगों को बताए थे हमने रासायनिक समीकरणों संतुलित के बारे में, वहां पे एक एडवांस आप लोगों को समझाने वाला हूँ, वही चीज समय आ चुका है। देखिए यहाँ पे देखो क्या कह रहा है हम लोगों को कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। संतुलित करने की बात आए तो डेफिनेटली आपको बताया ट्रिक कि दोनों तरफ पहचानना है किसकी संख्या कितना है। देखो O की संख्या 2 है और ये क्या है, कितना O की संख्या हो गया, तो बोलेंगे सर 3 है। कितना है O की संख्या, 3 है। इधर O की संख्या कितना है, 6 है, और यहाँ कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो 2 और 1 3 और 6 9 है, मतलब इधर O की संख्या 3 इधर है 9, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए सीधा मार देंगे इधर 6 दूने 12 ऑक्सीजन हो गया। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हुआ, लेकिन इसके लिए हमको फिर यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे दिमाग लगाया तो 12 मार दिए, ठीक है। अब देखो 12 H2 हो गया, तो 12 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया, 24। H की संख्या कितना हो गया, 24 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया यहाँ पे, तो 6 दूने 12 इधर हो गया, और प्लस का यहाँ पे हम जब 12 लगाए आगे में तो ऑक्सीजन भी 12 हो गया और प्लस का 12, तो कितना हो गया, 24 ऑक्सीजन भी हो गया और 24 हाइड्रोजन भी हो गया। अब इधर मिलाएंगे, इधर हाइड्रोजन की संख्या 12 है तो इधर लगाएंगे यहाँ पे 6 दूने 12 12 हमारा 24 हाइड्रोजन, काम खत्म हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन की संख्या इधर 6 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा एक, अच्छा एक 6 यहाँ पे है, 6 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन 12 हो गया, यानी और 12 करना तो यहाँ पे आगे में 6 लगाएंगे, 6 दूना 12, 12 प्लस हो गया 6 दूना 12 इधर और 6 ऑक्सीजन इधर और 6 ऑक्सीजन इधर, 12 12 24, यानी दोनों तरफ से हमारा बराबर हो गया। तो इधर लगाना था 6, यहाँ लगाना था 6 और यहाँ लगाना था 12 और यहाँ लगाना था 6, हमारा पूरी तरह से संतुलित हो चुका है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया नेक्स्ट वाला में समझ लीजिए। कह रहा है कि NaOH प्लस CO2 NaCO3 प्लस H2। अब इसको फिर संतुलित करने के लिए कह रहा है, तो देखो Na की संख्या इधर 2 है, इधर तो बोलेंगे सर एक ही है, चलो 2 मार दिए। हमेशा ध्यान रखना नीचे में कभी नहीं मारना है, नीचे में बिल्कुल भी नहीं मारना है, हमेशा आगे मारना है। बोलेंगे Na को तो सही कर दिया सर, O की संख्या इधर 2 और इधर 2 4 है, इधर O की संख्या 3 और 1 4 है, इसलिए सर O की भी संख्या बराबर है। H की संख्या 2 है, H की संख्या 2 बराबर है। C की संख्या 1 है, C की संख्या 1 है, बराबर है, यानी बस सिर्फ 2 लगाना था, किस्सा खत्म। चलिए आगे कर रहा हम लोग को MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस H2 प्लस Cl2। अब देखो इसको संतुलित करना है, बोलेंगे सर Mn की संख्या 1 Mn की संख्या 1 बराबर है, O की संख्या 2, तो O की संख्या यहाँ पे 1 ही है, तो लो आगे में 2 लगा दिए। अब 2 तो हो गया। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 1, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 4, चलो आगे में 4 लगा दिए, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। क्लोरीन की संख्या यहाँ पे 4, तो क्लोरीन की संख्या यहाँ पे 2, तो आगे में 2 लगा दिए। बोलेंगे सर यहाँ पे तो 2 लगा दिए, फिर यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो अब देखो ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, 2 दूने 4 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितना है, 2 ही है, तो फिर बोलेंगे सर यहाँ पे फिर चेंज करना पड़ेगा, तो फिर हम लगा दिए यहाँ पे 4। अब देखो हाइड्रोजन की बाद संख्या फिर बढ़ गया, तो 4 दूना हाइड्रोजन 8 हो गया, फिर जब 8 हो गया तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये तो मतलब बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं बन रहा। 1 मिनट दोबारा इसको मिटा करके हम करते हैं। थोड़ा इसमें जो है एडवांस दिमाग लगाना पड़ता है, आपको दिमाग को यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे यूज करना पड़ेगा, Cl की संख्या यहाँ पे 4 दे देंगे, Cl की संख्या 4 हो गया, Cl2 यहाँ Cl2 यहाँ, मतलब Cl वाला किस्सा समाप्त हो गया, सही मार देते हैं। Mn की संख्या यहाँ पे है, यहाँ पे Mn की संख्या जो हमारा कितना है, 1 है, चलो क्लियर है। O की संख्या 2 है, O की संख्या यहाँ पे 1 है, चलो आगे में 2 लगा दिए। देखो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 4, हाइड्रोजन क्लियर है। और क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की संख्या 2 आगे में लग गया, ऑक्सीजन क्लियर, यानी अब ये पूरी तरह से संतुलित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि
Mn तनु HNO3 से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है समीकरण दे, बताइए फटाफट से। Mn जो है आपका प्लस HNO3 HN 1 मिनट, आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं गहरा कर लेता हूँ। ये लो, क्या है ये Mn, ठीक है, प्लस HNO3। ये अभी के क्या बनाएगा आप लोग को, देखो कुछ होमवर्क भी आप लोग को दे रहे हैं, ये होमवर्क बना के आप लोग को दिखाना है, ठीक है, दिखाना है, मतलब बनाना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, ये क्या बनाएगा अभिक्रिया करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाएगा। देखो यहाँ पे जो है बहुत से स्टूडेंट क्या करेगा, Mg कर देगा, MgO2 कर देगा, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो आप यही चीज आप लोग को समझाने वाले थे, थोड़ा मैं समझा देता हूँ आप लोग को। देखो यहाँ पे जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सूत्र बनता है। क्या बनता है, सूत्र बनता है। ध्यान रखिएगा, इस सूत्र बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्लास 9 में। क्लास 9 में आप लोगों को बताया गया था, कोई अगर आपके टीचर होंगे अच्छे तो बताया गया कि आप लोग जो है परमाणु संख्या, उसके संकेत और साथ ही साथ जो है वो कौन से नंबर पे आता है, उसकी वैलेंसी निकालना, ये सब सिखा दिए होंगे अगर आप अच्छे जगह पे पहुंचे होंगे तो। अगर नहीं पहुंचे कोई बात नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। परमाणु संख्या आपको 1 से लेकर के 30 तक याद कर लेना है। कितना तक, 30 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये जो है सीरियल बाय आपको 30 तक याद रखना है। प्रत्येक का जवाब में होना चाहिए किसका परमाणु संख्या कितना है। जैसे हम सोडियम बोले तो बता देना चाहिए कि इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। जैसे कैल्शियम बोले तो बता देना चाहिए इसकी परमाणु संख्या 20 होती है। जैसे Fe बोले लोहा तो बोल देना चाहिए 26 होती है। तो इस तरह आपका जवाब होना चाहिए कौन सी तत्व की परमाणु संख्या क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या देखेंगे तो इसको हम लोग कैसे ये काम आएगा वो देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं बोल दूं आपको जोड़ने के लिए, क्या जोड़ने के लिए बोलूं, Na बोलूं, Na प्लस CuSO4 अभिक्रिया किया तो ये क्या बनाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, बोलेंगे अरे यार ये तो Cu यहाँ पे आ गया, तो Cu क्या करेगा, ये हटा देगा। तो चलो क्या करेंगे, NaSO4 कर देते हैं और प्लस Cu कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो कौन सा अभिक्रिया रहा है, एकल विस्थापन वाला रहा है तो हटा दिया। लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। बोले क्यों गलत होगा सर, क्योंकि यहाँ पे आपको वैलेंसी काम आता है, दोनों का वैलेंसी निकालना आपको जरूरी है। जो आप अभिक्रिया करा रहे हैं उसका संयोजकता निकालना जरूरी है। सर संयोजकता निकालने नहीं आता, शॉर्ट ट्रिक बताइए, मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक। किसी भी तत्व के आपको सबसे पहले जो है याद रखना उसकी परमाणु संख्या। परमाणु संख्या याद कर लिए तो सबसे पहले आपको जानना है कि जिसकी परमाणु संख्या 2 होगी, जो तत्व की परमाणु संख्या 2 होगी उसकी संयोजकता 0 होगी। जो परमाणु संख्या की परमाणु संख्या मतलब जो तत्व की परमाणु संख्या 10 होगी उसकी जो संयोजकता 0 होगी, और जिसका 18 होगा उसका भी 0 होगा। बस ये 3 चीज याद रख लो, क्लियर हो जाएगा आपको। 1 मिनट मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बाद में लिखेंगे। याद रखिएगा कौन कौन चीज, 1 का 2 मतलब जिसका 2 उसका भी 0, जिसका 10 उसका भी 0, जिसका 18 उसका भी 0। बस ये 3 चीज याद रख लो, 20 तक आपका चुटकियों में संयोजकता बन जाएगा और आपके 10th क्लास के लिए 20 तक इनफ है, ठीक है। देखो बोलेंगे सर सोडियम का संयोजकता निकालना, बोलेंगे सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। ध्यान देंगे संयोजकता 2 तरह से मतलब निकलता है, एक प्लस में निकलता है और एक माइनस में निकलता है। प्लस वाले को हम लोग धनायन कहते हैं और माइनस वाले को ऋणायन कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा संयोजकता निकालने के बाद वो तत्व आयन में बदल जाता है। किसमें बदलता है, आयन में। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी जैसे सोडियम है, अभी ये सोडियम जो है Na लिखे, ये सोडियम परमाणु है। क्या है, सोडियम परमाणु है। जब इसकी संयोजकता निकालेंगे और इसकी संयोजकता निकलेगा 1, कितना निकलेगा 1, तो हमारा बन जाएगा ये Na प्लस, इसको हम कहेंगे सोडियम आयन, ठीक है। कभी बोलेगा सोडियम आयन और सोडियम परमाणु में क्या अंतर है, तो बोलेंगे सर सोडियम आयन जो उसकी परमाणु संख्या 11 होती है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होती है, कितना होती है 11। प्रोटॉन की संख्या बोलेंगे 12 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या बोलेंगे 12 होती है। जब इतना होती है तो फिर इसमें क्या अंतर है, तो बस कॉमन सा अंतर है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है, प्रोटॉन की संख्या 11 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या 11 होती है। बोलेंगे सर ये 10 क्यों हो गया, क्योंकि ये धनायन बन गया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को खो दिया, त्याग दिया। अब देखो अगर आपके पास 9 रुपये कर्ज रहेगा और 9 रुपये आप किसी का पाते हैं तो मतलब क्या है, 0 है, बराबर है। लेकिन अगर आप 1 रुपये जो है कहीं से आपको एक्स्ट्रा मिल गया तो आप क्या हो जाएंगे, प्लस में होंगे कि नहीं होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इसके पास सब 11 है प्रोटॉन। अच्छा रे ये 12 कहाँ से आ गया,
इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, प्रोटॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन की संख्या 11 है। लेकिन ये क्या, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। ये इलेक्ट्रॉन क्या था, माइनस में था। जैसे माइनस वाला एक चीज निकाल दिया तो प्लस वाला की संख्या बढ़ गया। ये प्रोटॉन प्लस में था, प्लस वाला की संख्या 11 हो गया और माइनस वाले की संख्या 10 हो गया। 10 कब हुआ, अच्छा इसमें तो 11 है, प्लस वाला में। 1 मिनट मैं इसको पूरी तरह से मिटा देता हूं समझने के लिए आप लोगों को। सोडियम आयन और सोडियम परमाणु में देखो, सोडियम ये है हमारा परमाणु और ये हमारा जो है सोडियम आयन है। क्या है, आयन है। आयन कैसे, इसका वैलेंसी निकल गया तब। इसकी जो प्रोटॉन की संख्या जो है कितनी है, तो बोलेंगे सर 11 है। इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे सर ये भी 11 है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 11 है। इसमें प्रोटॉन की संख्या बोलेंगे 11 सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलेंगे 10 सर, न्यूट्रॉन की संख्या बोलेंगे 11 है। अब देखो ये 10 हो गया, इलेक्ट्रॉन की मात्रा घट गया। जब माइनस वाला मात्रा घट गया, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज किया था माइनस वाला मात्रा घट गया तो प्लस में आएगा ना, इसलिए Na प्लस लिखा जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक घटा हुआ है, तो इसकी वैलेंसी 1 आएगी। सोडियम की वैलेंसी कितना आएगी, 1 आएगी। अब बोलेंगे सर 1 कैसे आ गया, वो तो समझा ही नहीं। देखो समझा रहे हैं, जैसे आप लोग को बताया कि 2 में जो रहेगा वो 0 रहेगा, 10 में जो रहेगा वो 0 रहेगा, 18 में जो रहेगा वो 0 रहेगा। संयोजकता 2 तरह के, प्लस में माइनस में, याद रखना। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। देखो 11 कौन सी संख्या के बगल में आता है, बोलेंगे सर 10 के बगल में आता है। तो हमेशा जो है चाहता है कोई भी तत्व है कि हम 0 बने। क्या चाहता है वो, 0 बने, यानी किसी से अभिक्रिया ना करें, मतलब वो आजाद चाहता है। यानी हर एक का मकसद होता है, जैसे आप लोग पढ़े हो, यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या करने दे रहे हैं कि हम लोग एग्जाम दे दें और अच्छे मार्क्स लें, उसके बाद टेंशन खत्म। ठीक उसी प्रकार तत्व भी चाहता है कि हम 0 बन जाए, मेरा टेंशन खत्म। तो देखो यहाँ पे 10 में 0 होता है, लेकिन इसकी संख्या कितना है, 11 है। तो सोडियम चाहता है कि मेरा किसी तरह 10 हो जाए तो मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो टेंशन खत्म करने के लिए क्या करता है, देखता अपने नजदीकी किसमें, मतलब कक्षा को किसमें हमको 0 मिलेगा, तो उसको 10 नजर आता है। तो 10 कितना कम है, तो 1 कम है, मतलब इसमें सोडियम कितना है, तो 10 से 1 ज्यादा है। तो वो क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को जो फेंक देगा, निकाल देगा कि नहीं हमको 1 नहीं चाहिए, हमको 10 ही इलेक्ट्रॉन रखना, क्योंकि 10 में क्या होता है, 0 होता है। तो 1 जो ऐसे वो निकाला, तो निकाला मतलब दान देने वाला। दान देने वाला कौन होता है, जो प्लस होता है, अमीर इंसान तो वही ना दान देगा, तो इसलिए इसका 1 जो होगा प्लस में वैलेंसी होगा। यहीं पे बोलेंगे दूसरा एग्जाम्पल दीजिए सर। Mg का जो होता है 12 होता है, किसके बगल में, ये भी 10 के बगल में। 10 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो बोलेंगे सर इसका वैलेंसी 2 तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 2 ही होगा। कौन सा होगा, प्लस होगा, क्योंकि ये भी दानी है। ठीक है, अगर पूछ दे आपको कार्बन, कार्बन की जो होती है 6 होती है, आप बोलेंगे किसके बगल में, सर ये तो बीच में फंस गया। 2 के भी बगल में, 10 के भी बगल में। 10 से 4 कम है, 2 से 4 अधिक है। तो वैलेंसी 2 तरह के भी होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, प्लस माइनस, और एक साथ प्लस माइनस भी हो सकता है। एक तो प्लस, एक तो माइनस, और प्लस माइनस भी होता है। इसलिए कार्बन का जो है प्लस में भी 4 वैलेंसी होता है, कोमा माइनस में भी 4 वैलेंसी होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए इतना तक समझ में आ गया, अच्छी बात है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है, जैसे निकालना हमको पोटेशियम के का जो होता है परमाणु संख्या 19 होता है। किसके बगल में, बोलेंगे सर 18 के बगल में है। तो 18 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। ये 1 को त्याग देगा और प्लस में 1 वैलेंसी इसका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह हम निकाल लेंगे आपका क्लोरीन। क्या निकालेंगे, क्लोरीन। क्लोरीन का बोलेंगे सर 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। कितना है, 18 में इसके आ रहा है। तो यानी कितना कम है, 1 कम है, यानी 1 इसको चाहिए, किसी से चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, चाहिए मतलब माइनस। तो इसका क्लोरीन का 1 वैलेंसी जो कि माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन का देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं, ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और यहाँ पे कितना में 0 है, 10 में, यानी और उसको 2 चाहिए। तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए, इसलिए इसका वैलेंसी 2 तो होगा, लेकिन माइनस में। ठीक है, अब बोलेगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेगा, तो बोलेंगे सर जी सर करेगा। बोले क्यों करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम का प्लस में होता है और ऑक्सीजन का माइनस में होता है। क्योंकि ऑक्सीजन लेकर के 10 आ रहा है, ये 8, और ये इसका 12 है, तो मतलब दे करके 10 आ रहा है। तो जो देगा वो प्लस में, जो लेगा वो माइनस में, और रिएक्शन तभी होगा 1 प्लस 1 माइनस होगा तब। ठीक है, इतना क्लियर है। तो वही चीज आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताने के लिए आया हूं। क्या बताने के लिए आया हूं कि Na प्लस
CuSO4, ठीक है, Na प्लस CuSO4 किए। अब यहाँ पे क्या किया, Cu को निकालेगा तो हमारा जो बनाएगा क्या बनाएगा, Na2SO4। क्या बनाएगा, Na2SO4। बोलेंगे सर Na2 बीच में कहाँ घुस गया, तो देखो यहीं पे आया आपका संयोजकता वर्क किया। Na का संयोजकता 1 होता है तो उसके लिए हम एक ब्लैंक पेपर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे Na का संयोजकता 1। और जो सल्फेट है आपका सल्फेट, इसका संयोजकता होता है 2। कितना होता है, 2। अब इसको हम गुना कर देंगे, कोना कोनी, और जो कोना कोनी जैसे गुना की तो गुना हो गया तो Na2 हो गया, और इसका वजन से 1 से गुना किया तो SO4 ही हो गया। तो इसलिए क्या बना, Na2SO4। अब बोलेंगे सर CuSO4 के साथ तो यहाँ पे फिर 2 है ही नहीं, तो इसलिए कि Cu जो होता है इसका संयोजकता 2 होता है, SO4 का जो संयोजकता 2 होता है। कितना होता है, 2। जब भी संयोजकता का दोनों का वजन संयोजकता समान हो, वजन से समान हो, तो वो जो है उड़ जाता है और ये आपस में जुड़ गया CuSO4 के नाम से। ठीक है, किसके नाम से जुड़ गया, तो बोलेंगे CuSO4 के नाम से, क्योंकि दोनों की संयोजकता समान है। क्लियर है। इसी तरह आपको बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, तो देखो H2 बोलेगा, क्या बोलेगा, H प्लस O बोलेगा। तो बोलेंगे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, तो इसका वैलेंसी भी 1 होगा क्योंकि 2 में 0 होता है, और ऑक्सीजन की ये भी 2 हो जाएगा क्योंकि 10 में 0 होगा, 8 के बगल में, मतलब 8 है ना ऑक्सीजन, तो 2 वैलेंसी होगा। ये करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा, H की संख्या 2 हो जाएगा यानी H2, और O की संख्या 1 तो H2O। इसलिए कभी भी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्लियर है। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। उसी तरह अगर आपको बोलेगा, यहाँ पे कहाँ गया वो, देखो यहाँ पे यही पेज जहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, MnO2 प्लस HCl MnCl2। तो देखो यहाँ पे MnCl2 क्यों आया, क्योंकि जो Cl जो होता है, Cl की वैलेंसी 1 होती है और Mn की वैलेंसी 2 होती है। तो Mn जो है इसकी वैलेंसी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी कितना आया, 1 आया, तब ना गुना हुआ, तब ना हुआ MnCl2। समझ में आ रहा है। तो ये सब है वैलेंसी का खेल। वैलेंसी के अकॉर्डिंग जो है सारा कुछ फिटता, हम लोग नेक्स्ट क्लास में एडवांस से समझेंगे। फिलहाल आज के क्लास में इतना इनफ है। ठीक है, चलिए क्या होता है जब लाल ताप लोहे पर जलवाष्प प्रभावित की जाती है, ये सब आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया, क्वेश्चन दिखा दे रहा है आप लोगों को। सोडियम जल से संयोग करके क्या बनाता है, सोडियम जो है वो जल से संयोग करेगा H2O से। अब देखो क्या करेगा, ये सोडियम जल से संयोग करेगा तो क्या बनेगा, Na बनाएगा। ठीक है, क्या करेगा, NaO बनाएगा। क्या बनाएगा, NaO। तो देखो N की संख्या परमाणु मतलब वैलेंसी 11 होता है परमाणु संख्या, तो वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। O की कितना होता है, 2 होता है ना, O की कितना होता है, तो बोलेंगे 2 होता है। तो यहाँ पे गुना कर क्या होगा, Na2O। तो तीर का चिन्ह के साथ हम देंगे, क्या देंगे, Na2O देंगे। ठीक है, Na2O और प्लस का हमारा H2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, H2 उड़ जाएगा। अब देखो Na की संख्या 2 है, इधर Na की संख्या 1 ही है, तो 2 लगा दिए। अब हमारा पूरी तरह से संतुलित हो गया, ऑक्सीजन की संख्या 1 तो ऑक्सीजन की संख्या 1। ठीक है, तो इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें, इसको संतुलित करना है। चलिए आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, संतुलित कर लीजिएगा। भोजन का पचना किस प्रकार अभिक्रिया बताया आप लोग को, इसको भी कर लीजिएगा। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। संयोजन अभिक्रिया क्या है और उदाहरण दीजिए, बता दिए इसके बारे में। विस्थापन द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, ये भी समझा दिए। चलिए कह रहा कि जब लोहे में की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्या होता है, ये भी बता दिए आप लोगों को। चलिए कह रहा उष्मा छिपे और उष्मा से अभिक्रिया में उदाहरण दीजिए, ये भी बता दिए आप लोग को। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या उदाहरण दीजिए, ये भी समझा दिए। सारा होमवर्क देना, अच्छे से आप लोग लिखना है इसको। अब चेन उपचेन या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहते हैं, ये भी समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं चलते हो, सारा क्वेश्चन आपका ध्यान से आप लोग को दिख नहीं रहा हुआ, सारा क्वेश्चन देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है। उधर देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया है। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन से डालने पर क्या होता है बता दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है और चलिए आगे और क्वेश्चन नहीं है, बस कुछ सॉल्यूशन वगैरह है, ये सबका आंसर शीट है, ये आप लोग चाहे तो इसको ले सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इसी को एंड करते हैं। और भी थोड़ा क्लास जो है कुछ इंपोर्टेंट बताना था, लेकिन वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और मैं कंटिन्यू हूँ, थक गया हूँ, और पहली क्लास है। इसी तरह की क्लास आप लोग अगर चाहते हैं, अच्छा लगता है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह के। जब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। चलिए समाप्त करते हैं तक। बाकी आप लोग इसको होमवर्क जो दे रहे हैं आप लोग, ये सारा चीज़ को आप लोग अच्छे से बना के लेके जाइएगा। ठीक है, PDF चाहिए तो आप लोग हमको जो है मैसेज करेंगे, आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए।